दोस्तों, एक लड़का सवेरे सवेरे टहलने जाता है, लेकिन अकस्मात दो बाइक सवार होते हैं और उसका एक्सीडेंट कर देते हैं। उसका एक पैर टूट जाता है। बाइक सवार तो निकल जाते हैं, उसे ले जा करके आगरा हॉस्पिटल में अशोका में भर्ती किया जाता है। जब उसमें भर्ती कर दिया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन दोस्तों, जब उसका प्लास्टर वगैरह होने के बाद जब उसे जनरल रूम में लिया जाता है, जहां उसका पलंग पड़ा होता है, अन्य भी लोग होते हैं, तो उसके बराबर पर ही उसकी जो पत्नी होती है, उसका भी पलंग होता है, क्योंकि उसे एक ऐसी भयंकर बीमारी थी, वो उससे जूझ रही थी और उसी पर दोनों बराबर पति पत्नी एक ही हॉस्पिटल में मिलते हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कहानी अवश्य पूरी सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट आगरा की कहानी है। ये हकीकत रियल कहानी में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगरा कुबेरपुर पड़ता है, जो इटावा रोड पर कुबेरपुर का रहने वाला लड़का जिसका नाम था नीरज। नीरज बहुत सुंदर लड़का था और आगरा के सिकंदरा मथुरा रोड पर एक वहीं पास में कॉलोनी है और वहां की लड़की थी जिसका नाम था सुधा। इनका विवाह होता है 2021 में। जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद ये बड़े प्यार से रहने लगते हैं, लेकिन विवाह होता है उसके बाद कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है कि जो नीरज था एक नेक लड़का था, बहुत खूब सुंदर था, लेकिन इसके जीवन में, इसके बीच में अकस्मात एक लड़की आ जाती है। महीना 4 महीना के बाद एक लड़की आ जाती है और उसके चलते अपनी पत्नी सुधा को ये भुलाना शुरू कर देता है। ना ही उससे कोई बात करता था। सुधा शाम को खाना लाती थी तो खाना नहीं खाता था, अपने रूम में चला जाता था और अपनी पत्नी को इग्नोर किया करता था और सुधा से कोई प्यार भरी बातें नहीं करता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता गया और सुधा जब भी अपने पति को फोन करती थी तो वो गाली देने लगता था। घर पे आकर के उसे पीटना शुरू करता था, उसे परेशान करता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। जब उसने ज्यादा देखा कि हमारा पति हमसे दूरियां बना रहा है और एक लड़की से बात करता है वीडियो कॉल पर हंस हंस कर और हमें बिल्कुल भी नहीं चाहता है, लेकिन सिकंदरा की रहने वाली सुधा एक बड़ी ही होनहार लड़की थी, चतुर थी। इसके पिता के कपड़े के शोरूम चलते थे और लड़की ठीक थी। दोस्तों, उसके बाद में 1 साल और गुजरती है, जब उसका पति उससे बिल्कुल ही बोलना चालना बंद कर देता है, उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, तो अपने पिता के घर चली जाती है। चले जाने के बाद और जो नीरज था वो उस लड़की से मोहब्बत करता था। जब भी फोन करता था अपनी पत्नी से तो यही कहता था कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। बार बार जब तलाक का काम करता है तो एक दिन सुधा के पिता कह देते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो आप तलाक ले रहे हैं तो आप ही कोर्ट में केस डाल दीजिए। तो नीरज जो होता है कोर्ट में केस डाल देता है और तारीख पड़ने लगती है और ऐसे काम चल रहा था। 6 महीना गुजरते हैं, लेकिन सुधा को एक ऐसा रोग लगा था, जो गुप्त रोग था, उससे जूझ रही थी, उसे परेशानी थी। तो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। लगभग 10 दिन से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जो नीरज था ये सुबह को टहलने जाता था, टहलने जा रहा था। दोस्तों, उसके बाद में थोड़ा अंधेरा था, नहीं उजाला था, लाइटें जल रही थी। बाइक सवार दो गुजरते हैं और इसमें ऐसी झपेट लगती है कि उसका एक पैर टूट जाता है। पैर टूट जाता है और उसे ले जा करके उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, अशोका। जब उस हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब उसे जनरल रूम में लाया जाता है, और भी होते हैं लोग,
लेकिन जहां उसकी पत्नी एडमिट थी उसी के बराबर पर उसका भी बेड होता है। जब उसका बेड होता है दोस्तों, और दोनों ही उसी हॉस्पिटल में, इधर पत्नी है तो इधर पति है, दोनों उधर। जब उसकी पत्नी कुछ उसे होश आता है, जब नींद से जागती है तो बराबर पर इसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है और वो फोन देख रहा था और किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है जो अपनी पत्नी सुधा को ठुकरा दिया, और मैं जिस लड़की से प्यार करता था, जो लड़की हमें चाहती थी, वो भी हमें ठुकरा करके और वो चली गई। अब मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैर टूट चुका है और मेरी कोई तवज्जो करने वाला नहीं है, क्योंकि सब भाई बहन, सब रिश्ते नाते मतलब के होते हैं। मैंने अनजाने में अपनी पत्नी को ठुकराया, अब मैं क्या करूं। बातें कर रहा था और बराबर पर वो चादरा से मुंह ढके हुए सो रही थी। एसी थोड़ा चल रहा था और वो सो रही थी। उसकी नींद जाग जाती है तो आवाज से पहचान लेती है कि हमें लगता है कि ये नीरज की आवाज है। जैसे थोड़ा मुंह खोल के देखती है तो हकीकत में वही नीरज है जिसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है। जब उसकी पूरी बात हो जाती है और यही कहता है कि हमारी पत्नी जो थी, मैंने उसे तवज्जो नहीं दिया और वो हमें बहुत चाहती थी। क्यों कहते हैं कि शहर की लड़कियां हमेशा बिगड़ी हुई होती हैं, क्यों सिकंदरा भी आगरा शहर में लगता है और कुबेरपुर भी आगरा शहर से जो कानपुर रोड है उस पर लगता है। दोस्तों, जब वो पूरी बात हो जाती है, फोन कट जाता है और सवेरे से लगभग 10-11 बजे होते हैं। उसकी कोई तवज्जो करने वाला नहीं आता, कोई देख, उसका एक मित्र जरूर आता है और पूछता है ठीक ठाक हो, लेकिन खाना पीना की कोई व्यवस्था नहीं होती है। उधर सुधा के घर वाले जो होते हैं उसकी तवज्जो के लिए खाना पीना घर से लेके आते हैं, जो भी दलिया वगैरह कुछ होता है लेकर आते हैं और उसे कहते हैं बेटी आप खा लो, डॉक्टर आते हैं देखते हैं। लेकिन वो कहती है अभी नहीं, हम खाएंगे, थोड़ी देर के बाद खाएंगे। जब डॉक्टर वगैरह देखने के बाद चले जाते हैं और जाने के बाद नीरज नहीं देख पाता है कि बराबर वाली उस पर मेरी पत्नी है, क्योंकि वो उसने अपना मुंह पहले से फेर लिया था, उधर को देखा ही नहीं था। दोस्तों, उसके बाद में जब सब चले जाते हैं तो नीरज की तरफ देख करके और सुधा अपनी तरफ से कहती है आप कैसे हो, ठीक हो, आपको चोट कैसी लगी, आपको ये क्या हुआ। जब ये बात नीरज सुनता है तो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूछता है सुधा आपको क्या हुआ, आप यहाँ एडमिट। बोले हाँ, मुझे गुप्त बीमारी है और मुझे गुप्त रोग है, मेरा इलाज चल रहा है, लगभग मुझे आज 10-12 दिन हो गए यहाँ पर। नीरज कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ एडमिट हैं। सुधा पूछती है नीरज आप यहाँ कैसे आए, आपको क्या एक्सीडेंट हुआ। बोले मुझे बाइक सवार तो एक्सीडेंट करके चले गए और मेरा ये बुरा हाल हुआ है। मेरा 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ है, एक जगह से पैर टूट चुका है जिसका ऑपरेशन होगा, अभी कुछ हो ही चुका है। तो सुधा जो होती है उठा नहीं जाता, धीरे से उठती है। उठने के बाद और जहां उसका पति लेटा हुआ होता है उसी बेड पर पहुंच जाती है खिसक कर और उसके सर पे हाथ फेरती है, उसका बदन देखती है और कहती है नीरज आप अगर सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं। जब ये बात नीरज से सुधा कहती है और उसके बाद उसके आंसू निकल पड़ते हैं। नीरज थोड़ी देर के लिए मौन रहता है, क्योंकि नीरज पहले ही फोन पर कह चुका था कि मैंने सुधा को ठुकरा कर बहुत गलत किया। और सुधा कहती है कि आप ठीक हैं तो हम ठीक हैं, आप बताइए घर पे तो सब लोग ठीक हैं। बोले सब ठीक हैं। लेकिन नीरज मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाता और अपनी पत्नी से कहता है कि आपने आज दिन तक मुझे नहीं बताया कि मैं इतनी परेशान हूँ, रोजाना
कभी कभी कोर्ट में आते थे तारीख पर, तब भी आपने नहीं बताया। बोले अभी मर्ज बनी है, पता नहीं क्या हुआ, गुप्त मर्ज बन चुकी है और बहुत परेशानी से, मैं बीमारी से जूझ रही हूँ। नीरज कहता है क्या मैंने बहुत गलत किया है, तुम्हें ठुकराया है, अब मैं तुमसे किस शब्दों में बयां कर सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट में भी केस मैंने ही डाला है। सुधा आप मुझे माफ कर सकती हूँ, मैं माफ करने लायक तो नहीं हूँ। तुमने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने नहीं माना और उस लड़की के चक्कर में तुम्हें इग्नोर करता रहा। अब वो अपनी पत्नी की तरफ देख करके झरझर रोने लगता है और तब तक डॉक्टर लोग आते हैं। सुधा अपने बेड पर पहुंचती है, डॉक्टर सब देखते हैं। देखने के बाद और नीरज से कहते हैं कि नीरज तुम्हारे पैर में एक सरिया पड़ेगी और खर्चा काफी होगा। नीरज कहता है कि साहब जो भी होगा वो देखा जाएगा, कैसा भी है। कहता है लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और तब आप स्वस्थ हो पाएंगे। इतना कह करके चला जाता है। उधर सुधा पूछती है क्या डॉक्टर साहब ऑपरेशन की सरिया डालने की कह रहे थे? बोले हाँ, अब पैसा इतना है नहीं, क्योंकि पैसा अभी जुटा नहीं पाया है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैंने केस डाला है, बहुत गलत किया है। तो सुधा कहती है आप चिंता मत करो, जो भी है मैं अपने पिता से कह करके, तुम जब देना तब देते रहना, मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करवा दूंगी। सुधा के जो पिता थे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके शोरूम चलते थे, कपड़ा का धंधा था। उसके बाद उसके पिता का फोन आता है और सुधा कहती है पिता नीरज को एक्सीडेंट हुआ है, बेशक तलाक ले रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और उसे 1 लाख रुपए दिया जाए, उसके जिम्मेवार हम होंगे। उसके पिता मना नहीं करते और कहते हैं ठीक है, तो हम आएंगे दोपहर में, तब पैसे का इंतजाम कर देंगे। बोले आज नहीं परसों चाहिए, परसों इनका ऑपरेशन होगा, सरिया पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद में नीरज जो होता है सुधा की तरफ देख करके फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि सुधा मैं आज से आपसे कोई बात नहीं कहूंगा, मैंने जो किया मुझे गलती की माफी मांग रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने तुमसे अगर कोई बात कही है तो अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था उस लड़की के चक्कर में, अब मुझे क्षमा कर दो। कोर्ट में जो केस चल रहा है मैं याचिका वापस कर लूंगा और तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम कितने नेक हो। और उधर नीरज जो है बार बार कहता है यही और फूट फूट कर रोने लगता है। तो सुधा कहती है आप परेशान मत हो, जो भी बनेगा हम आपकी मदद करेंगे, हमारे पिता इतने गिरे हुए नहीं है, पैसे वाले हैं, पैसे की आवश्यकता है तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन नीरज ये कहता है ये बात नहीं है, मैं आज से तुम्हें अपने पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। तो सुधा कहती है ये डिसीजन तो आप स्वस्थ हो जाओ, हम भी ठीक हो जाएं, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों उसके पिता आते हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि नीरज को कितना पैसा लगेगा, तो बताता है 1 लाख रुपए करीब खर्चा आएगा मैं दवा के, तो वो जमा कर देते हैं। इधर सुधा भी कुछ ठीक होती है, वो भी डिस्चार्ज होने वाली थी। उधर जब सुधा ठीक हो जाती है तो अपने पिता से कहती है पिताजी अब हम घर तो नहीं जाना चाहते हैं, नीरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो हमें अपने साथ ले जाना चाहता है और उसके साथ हम जाएंगे और बार बार गलती की माफी मांग रहा है, इसके साथ कोई है नहीं, तो इसकी परवरिश करने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया जाए, जब तक ये हॉस्पिटल में रहेगा तब तक। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर अपना पतिव्रत धर्म निभा रही हो तो इसकी तवज्जो करना, इसे ठीक ठाक करके ही, और कोई बात हो तो हमें बताना, पैसे की आवश्यकता है तो हम पैसे की भी भरपाई करते हैं। दोस्तों उसके बाद में उसके पिता चले जाते हैं और सुधा अपने पति की देख रेख के लिए वहां पर रह जाती है। उसका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी 2 दिन और रुकना पड़ेगा, उसके बाद अपने घर चले जाना। दोस्तों 2 दिन के बाद में जब डिस्चार्ज का नंबर आता है तो सुधा कहती है कि नीरज अब बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे, अपने घर जाएंगे या हमारे घर चलेंगे? तो नीरज कहता है कि आप बताएं, वहां हम चलने को तैयार हैं। तो सुधा कहती है पहले हमारे घर पर चलो, जब आप ठीक हो जाओगे तब तुम्हारे घर हम चलने को तैयार हैं, वैसे तो नहीं।
तो नीरज कसम खाता है कि आज से ना ही मैं किसी लड़की से बात करूंगा, ना ही मैं दारू पीता था, ना ही मैं दारू पीऊंगा। जो आप कहेंगी वही कहूं, वही काम करूंगा, क्योंकि 2 साल में सब बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद में अपने पिता को बुलाकर एक टैक्सी करती है, उसमें अपने पति को छुट्टी कराकर अपने घर ले जाती है। घर के बाद उसे ठीक ठाक इलाज होता है। जब वो स्वस्थ हो जाता है 1-2 महीने के बाद, तब वो अपने पति को लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल कुबेरपुर आ जाती है और बड़े प्यार से, बड़े चाव से रहने लगते हैं। और जो कोर्ट में याचिका दायर थी उसे वापस ले लिया जाता है और नीरज और सुधा एक ऐसी सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं जो कि आज तक उनमें कोई अनबन नहीं हुई। 2024 है, क्योंकि ये कहानी मुझे पूरी हकीकत है, क्योंकि हमारे वहां पर कनेक्ट आना जाना था, क्योंकि मैंने ये कहानी खुद कानों से सुनी थी, आंखों से देखी थी। ये लोगों को, लोग कहते हैं कि ये फेंक है, ये झूठ है। अगर आपको विश्वास है तो आपके लिए सच है, अगर झूठ साबित करना है तो झूठ है। अगर कमेंट करना है तो, अगर हमारी जरा सी भी कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या सुधा ने डिसीजन सही लिया जो अपने पति के साथ चली गई? क्या नीरज ने अपना जुर्म कबूल किया, ये सही किया जो बिल्कुल मार्ग पर आ गया? कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपके कमेंट का, अच्छी कमेंट का हम इंतजार करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट देते हैं आपको। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पास किसने कमेंट किया है। अच्छे कमेंट करने वालों को धन्य धन्य, और उनके लिए बधाई का पात्र में बनता हूँ, बधाई सबको देता हूँ। आप इस कहानी को सुनकर ये मत सोचिए कि ये कहानी फेंक है। लोग कहते हैं ये फेंक है, ये झूठ है, ये बकवास है। कहने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, और हमारे इतने श्रोता हैं, कमेंट बढ़िया किया करते हैं। बस अगर हमारी कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ताकि परिवार बिगड़ रहे हैं बिगड़ने ना पाए। क्योंकि आजकल देखा होगा कि कोर्टों में केस भरे पड़े हैं, क्योंकि जरा सी बात हुई, लड़की ने मैके फोन कर दिया और बात बात पर माँ फोन करती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिस घर में ऐसा होने लगता है, बेटी का घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए लड़कों से भी कहना है कि अगर शादी से पहले जैसे भी रहते रहे हो, उसके बाद अपनी पत्नी कैसी भी हो, उसके लिए देवी है, पूज्य है, वो वही पत्नी का हिसाब होता है। दोनों को मेल जोल करके ही रहना चाहिए। घर कभी बिगड़ नहीं सकता, घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। इसलिए पति पत्नी को बड़े प्यार से रहना चाहिए। घर बर्बाद करना है तो पत्नी से तलाक ले लीजिए, कभी जिंदगी में ठिकाना नहीं लगना है, क्योंकि तब तक जिंदगी बहुत दूर निकल जाती है। लोगों को बरसें हो जाती है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन कभी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। हमारी कहानी आज की यहीं पर विराम लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।